नेता ने न सिर्फ असम बल्कि समझिए पूरे के पूरे क्षेत्र की पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दे दी। और देखिए, उन्हें यूं ही कोई छोटा मोटा नाम नहीं दिया गया है, उन्हें कहा जाता है पूर्वोत्तर का चाणक्य। अब ये जो उपाधि है ना, ये अपने आप में उनकी पूरी पॉलिटिकल स्किल की कहानी बयां करती है। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये पहचान बनाई कैसे? आज की तारीख में वो असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस कुर्सी तक पहुंचना कोई सीधी साधी बात नहीं थी। उनकी ये जो पूरी यात्रा है, यही उनकी कमाल की स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ये चाणक्य वाली प्रतिष्ठा कमाई कैसे, और उनकी सत्ता तक पहुंचने की पूरी कहानी है क्या। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि चाणक्य का मतलब क्या है, मतलब पॉलिटिकल भाषा में। देखिए, ये टाइटल उस मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट को दिया जाता है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरा खेल पलट दे, जो असल में किंग मेकर होता है। उनकी पूरी कहानी को ना हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये कहानी घूमती है दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के इर्द गिर्द, और ये उनकी यात्रा का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। तो देखिए, सफ़र शुरू होता है 1991 में कांग्रेस के साथ, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 2015 में, जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव था। फिर 2016 में उन्होंने बनाया नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हम नेडा भी कहते हैं। ये असल में नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी पार्टियों का बीजेपी के साथ एक गठबंधन था, और सही मायनों में इसी ने पूरे रीजन में बीजेपी के लिए दरवाजे खोल दिए। और बस इसी बढ़ते दबदबे का नतीजा था कि 2021 में वो असम के मुख्यमंत्री बने। तो उनके करियर को हम दो अलग अलग दौर में देख सकते हैं। कांग्रेस के जमाने में वो एक बहुत पावरफुल मंत्री थे, फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन जैसे बड़े बड़े मंत्रालय संभालते थे। लेकिन बीजेपी में आते ही उनका रोल एकदम बदल गया। यहां वो बने एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, जिसने पूरे के पूरे रीजन में पार्टी को फैलाया। इससे पता चलता है कि वो पॉलिटिक्स में कितने फ्लेक्सिबल हैं। चलिए अब बात करते हैं उनके काम की, मतलब उनके कार्यकाल के उस सबसे जरूरी हिस्से की, उनकी पॉलिसीज और वो स्कीम्स जिनका असम पर बहुत गहरा असर पड़ा है। उनका काम ना कई अलग अलग एरिया में फैला हुआ है, सोशल वेलफेयर से लेके गवर्नेंस रिफॉर्म्स तक, और शांति कायम करने से लेकर हेल्थ और एजुकेशन तक। तो अब हम उनकी कुछ सबसे बड़ी और सबसे असरदार योजनाओं को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुणोदय योजना की। ये असम की एक बहुत बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी स्कीम है। इसमें होता क्या है, इसमें लाखों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने सीधे पैसे भेजे जाते हैं। जाहिर है, ये गांव में परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। इसके बाद आता है मिशन वसुंधरा। अब देखिए, जमीन के रिकॉर्ड्स में करप्शन और लाल फीताशाही एक बहुत बड़ी समस्या रही है। ये मिशन उसी से निपटने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इसने लोगों को एक पावर दी है कि वो अपनी जमीन से जुड़े कामकाज ऑनलाइन और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से निपटा सकें। एजुकेशन सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला। पहले क्या होता था, टीचर्स की भर्ती अक्सर कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर भाई भतीजावाद से होती थी। इस सिस्टम को बदलने के लिए उन्होंने शुरू किया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी। ये एक मेरिट बेस्ड एग्जाम है, जिससे पूरी भर्ती प्रोसेस में एक जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी आई। अगर सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो निजुत मोइना योजना का जिक्र करना जरूरी है। ये स्कीम सीधे सीधे बाल विवाह जैसी एक बहुत ही गंभीर समस्या पर चोट करती है। कैसे? इस योजना में छात्राओं को हर महीने कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें और स्कूल न छोड़ें। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है रीजन में शांति कायम करना। उनके लीडरशिप में बोडो, कार्बी और आदिवासी संगठनों के साथ कई ऐतिहासिक शांति समझौते साइन हुए। सोचिए, इन समझौतों ने दशकों से चली आ रही हिंसा और अशांति को खत्म किया और असम में स्थिरता का एक नया दौर शुरू हुआ। तो ये तो हो गई उनकी नीतियां, पर सवाल ये उठता है कि उनका काम करने का तरीका क्या है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कैसा है। चलिए इसी को समझते हैं, जिसे हम एक तरह से शर्मा डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। उनके गवर्नेंस स्टाइल की 3 खास बातें हैं। पहली, वो बहुत प्रोएक्टिव हैं, मतलब लगातार फील्ड में जाते हैं और लोगों से सीधे बात करते हैं। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका जबरदस्त फोकस है। फ्लाईओवर और पुलों का काम बहुत तेजी से हुआ है। और तीसरा है डिजिटल असम। इस पहल के जरिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया ताकि करप्शन कम हो। तो उनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी और काम को समझने के बाद अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या,
भविष्य के लिए उनका विजन क्या है। फिलहाल उनका जो विजन है वो असम को सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रखता। वो असम को सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हब बनाना चाहते हैं। और ये असम के लिए एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का इशारा है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा नेता जिसने न सिर्फ एक राज्य बल्कि पूरे के पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को एक नया आकार दिया हो, उसकी असली विरासत क्या होगी? उन्हें एक रिफॉर्मर के तौर पर याद रखा जाएगा, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, या फिर एक आर्किटेक्ट के तौर पर? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।